देखो, एसी जनरेटर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। एसी आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट, या कह दो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कोई सोर्स अगर हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट देता है तो हम उसे एसी सोर्स बोलते हैं। तो एसी जनरेटर आपको जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट देगा। एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन लास्ट क्लास में हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, मैं एक बार जल्दी से रिपीट करूंगा। हमें एसी जनरेटर की वर्किंग पढ़नी है, प्रिंसिपल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो आपको एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, थ्योरी और वर्किंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ज्यादा आता है, तो हम पहले समझते हैं एसी जनरेटर होता क्या है। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, बड़ा आसान था कि ईएमएफ आपको इंड्यूस करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है। एसी जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे मैग्नेट होती है, तो ये एक मैग्नेट होती है, ये परमानेंट मैग्नेट होती है, ये आपकी एक परमानेंट मैग्नेट है। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट के अपने मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होती है, वीक परमानेंट मैग्नेट नहीं होती। और एक्चुअली तो रियल में अगर देखोगे तो ये मैग्नेट अगर अंदर देखे रियल जनरेटर के अंदर तो ये मैग्नेट ऐसी होती है, ये मैग्नेट ऐसी होती है, ये नॉर्थ हो रही है साउथ, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये है, थोड़ा ऐसे समझ लो। इस तरीके से है ये मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ होता है, ये कौन सा पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। एक और परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे होती है, तो एक और परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे होती है, तो ये एक और परमानेंट मैग्नेट है जो यहाँ पे होगी, एक और परमानेंट मैग्नेट होती है। इस परमानेंट मैग्नेट का यहाँ पे क्या होता है, साउथ, और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ। तो आपको पता है किसी भी मैग्नेट के बाहर मैग्नेट है यानी परमानेंट मैग्नेट है, ये बाहर मैग्नेट है यानी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। और परमानेंट मैग्नेट के दो पोल होते हैं, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, दूसरा मैग्नेटिक साउथ हो गया। एक मैग्नेटिक साउथ हो गया, दूसरा मैग्नेटिक क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इस तरीके से होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आएंगी, साउथ तक जाएंगी, वैसे तो क्लोज लूप बनाती है, पर बाहर मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर, तो ये बाहर मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी वजह से यहाँ क्या होता है, मैं बहुत सारी फील्ड लाइंस बनाऊंगा, सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इक्वी डिस्टेंस में होंगी। क्या प्रोवाइड करेंगी भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगी। क्या प्रोवाइड करेंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करेंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक समान मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक समान मैग्नेटिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो, इसके अंदर हमारी एक कॉइल होती है। कॉइल आपकी कैसी भी हो सकती है, कॉइल आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सर्कुलर कॉइल नहीं लेते, यहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है हमारी, तो इसके अंदर हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इसके अंदर।
ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो कॉइल का नाम रखना है तो हम रख देते हैं। तो देखो नॉर्थ साउथ में से सिर्फ क्या दिखा दिया, नॉर्थ दिखा दिया, साउथ नॉर्थ में से सिर्फ क्या दिखा दिया, साउथ दिखा दिया। तो समझाने के लिए कि इसके नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साउथ में जा रही, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस कॉइल का नाम रख देते हैं, दोनों बार मैग्नेट थी, परमानेंट मैग्नेट थी, इनका मैग्नेटिक फील्ड 3-4 टेस्ला होता है। और ये आपकी कॉइल है, कॉइल का नाम रख देते हैं। तो कॉइल का नाम है PQRS। क्या है कॉइल का नाम, PQRS। अब S से साउथ पोल है तो इसको हम S डैश बोल दें या S1 बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, क्योंकि S से साउथ है तो इसे S1 बोल देंगे। तो PQRS1 आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लूप हो गया कॉइल का। इसे कॉइल बोलो या क्या बोलो, लूप बोलो या क्या बोलो, सर्किट बोलो। तो PQRS आपका क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल यानी रेक्टेंगुलर लूप है। ये एंड इसके यहाँ से हटे रहते हैं, यहाँ से क्या होता है, वायर बाहर निकली रहती है, ये वायर बाहर निकली हुई है। इसमें अगर हम देखें बेटा, ये कॉइल की कोई एक टर्न नहीं होती, वैसे तो रेक्टेंगुलर कॉइल की कई टर्न होती हैं। जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने तो एक ही टर्न दिखाई है अभी, वैसे समझो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। कितनी होती है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब n से नॉर्थ पोल है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से नंबर ऑफ टर्न्स को हम, ठीक है, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, यानी डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई, स्मॉल n हो गई नंबर ऑफ टर्न्स। किसकी नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, रेक्टेंगुलर कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। किसकी नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, रेक्टेंगुलर कॉइल की क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गई PQRS1। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल और कई नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है, कई नंबर ऑफ टर्न्स है। इसमें ध्यान देना, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल n। क्या है, स्मॉल n। स्मॉल n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये बीच में कॉइल को जो होता है, इस कॉइल के बीचों बीच से एक रोड गई होती है। तो कॉइल के बीचों बीच से एक रोड गई होती है जिसपे कॉइल अटैच होती है, इसी पे कॉइल जुड़ी होती है, इसी पे कॉइल जुड़ी होती है। इस रोड को जो है, ये है तो रोड जो रोटेट करेगी, यही रोड रोटेट करती है तो ये रोड, यही रोड क्या करती है, रोटेट करती है। इसको एक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। तो ये एक्सल होता है, तो एक्सल है ये, हम इसको एक्सिस भी बोल देंगे। तो यही हमारा एक्सिस भी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कॉइल इस एक्सिस पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। एक्चुअली कॉइल को और एक्सल को कलेक्टिवली आर्मेचर बोलते हैं। कॉइल अगर किसी रोड के ऊपर कनेक्टेड होगी, जो रोड घूमेगी जिसकी वजह से कॉइल घूमेगी, ठीक है, यानी समझो ये रोड है, इसी पे मैंने ऐसे कॉइल चिपका दी, तो रोड घूमेगी तो कॉइल भी घूमेगी, रोड घूमेगी तो कॉइल भी घूमेगी। रोड घुमाएंगे जिसे हम एक्सल कह रहे हैं, एक्सिस कह रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी कॉइल भी घूमती है। क्या घूमती है, कॉइल भी घूमती है। तो कॉइल भी ऐसे ही अटैच होती है। तो कॉइल प्लस इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल प्लस एक्सल कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कॉइल प्लस एक्सल कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, आर्मेचर बोला जाता है। तो आर्मेचर होता है। हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला, और इस एक्सिस पे ये कॉइल रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे भाई, कॉइल को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। किसके अंदर रोटेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेंगे। जो कॉइल है वो रोटेट करेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब होता क्या है, यहाँ पे दो वो लगे होते हैं बेटा, दो रिंग होती हैं, दो रिंग होती हैं। यहाँ एक रिंग कनेक्टेड होती है
और एक रिंग यहाँ कनेक्टेड होती है, 2 रिंग आपकी होती है। तो 2 रिंग होती है, एक रिंग ये रही और दूसरी रिंग ये रही, ये 2 आपकी रिंग कनेक्टेड होती है, ये 2 आपकी रिंग कनेक्टेड होती है। इन्हें रिंग बोलते हैं, इनका नाम ही होता है R1 रिंग है और एक R2 रिंग है। ये रिंग होती है, यानी कॉइल का एक एंड तो R1 रिंग से कनेक्टेड होता है। कॉइल का एक एंड किससे कनेक्टेड है? R1 रिंग से कनेक्टेड है। और कॉइल का दूसरा एंड जो होता है वो R2 रिंग से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? R2 रिंग से कनेक्टेड होता है। तो कॉइल का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्टेड है? R2 रिंग से कनेक्टेड होता है। तो 2 रिंग है, इन्हें स्लिप रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स बोलते हैं। तो ये स्लिप रिंग्स होती हैं दोनों की दोनों, ये भी आपकी स्लिप रिंग है और ये भी आपकी स्लिप रिंग है, तो दोनों स्लिप रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये बनाई जाती हैं वैसे तो क्या है, ब्रास की, ब्रॉन्ज की या कॉपर की ही बनाई जाती है। थोड़ा उसमें कार्बन भी डाला जाता है स्मूथनेस के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये R1 R2 दो आपकी रिंग है, R1 भी आपकी रिंग है और R2 भी आपकी रिंग है, ये है। और यहाँ हम कार्बन ब्रश लगाते हैं, तो यहाँ कार्बन के ब्रश होते हैं, ये एक कार्बन का ब्रश होता है, ये आपका कार्बन का ब्रश होता है। वैसे कॉपर का भी यूज करते हैं, पर ये कार्बन का ब्रश है, समझो ग्रेफाइट के ब्रश हैं ये, समझ लो एक तरीके से, या कार्बन का ब्रश ले लो या कॉपर का ले लो। और ये जो ब्रश होते हैं, इन ब्रश को बोलते हैं, ये तो रिंग हो गई आपकी, ये ब्रश होते हैं B1 ब्रश और B2 ब्रश, 2 ब्रश होते हैं, ब्रशेज होते हैं, B1 ब्रश और B2 ब्रश। इसके पीछे हमारी क्या लगी होती है? इसके पीछे हमारी स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है। तो ये हमारी स्प्रिंग लगी होती है। ये स्प्रिंग का काम होता है कि कार्बन ब्रश को किससे टच करे रहे, कार्बन ब्रश को जो है रिंग से टच करे रहे, और यहीं से हम अपना आउटपुट ले लेते हैं, इन्हीं से हम अपना आउटपुट ले लेते हैं। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से ही हम अपना क्या ले लेते हैं? आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, इन ब्रश से ही हम अपना आउटपुट ले लेते हैं। तो यहाँ हम आउटपुट ले लेंगे, ये आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जो लेते हैं वो किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं RL, जिसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। तो ये आपकी बार मैग्नेट थी, ये भी आपकी बार मैग्नेट थी, परमानेंट मैग्नेट थी ये दोनों, ये नॉर्थ और ये उसका साउथ। हालांकि नॉर्थ है तो इसमें भी साउथ होगा, पर हम दिखा नहीं रहे, हमें तो सिर्फ बाहर के लिए बताना है कि 2 मैग्नेट है, अगर ऐसे 2 मैग्नेट आपकी रखी हुई हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, तो बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। कितना है? नॉर्थ टू साउथ है, तो हमें तो बाहर से मतलब है। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे, हमने देखा PQRS1, PQRS1, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉयल है। तो ये आपकी कॉयल थी, क्या थी? ये कॉयल थी। कैसी कॉयल है? रेक्टेंगुलर कॉयल है। और रेक्टेंगुलर कॉयल के कई नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने एक सिंगल टर्न दिखाया है डायग्राम में, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो वैसे नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉयल की, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी? n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी। ठीक है, इसका कॉयल का एक एंड एक रिंग से कनेक्टेड होता है, इस रिंग को बोलते हैं R1 रिंग, और दूसरा एंड दूसरी रिंग से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं R2 रिंग। क्या बोलते हैं? R2 रिंग बोलते हैं। ये 2 रिंग होती हैं, और ये रिंग जो होती हैं बेटा कॉपर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। ये आर्मेचर के ऊपर ही होती है। जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करता है, रोड रोटेट करता है, ये एक्सल रोटेट करता है, तो ये रिंग भी रोटेट करती है, ये रिंग भी रोटेट करेंगे। यानी ये जो एक्सल है, जो रोड है, जो ये रोड है, रोड घुमाते हैं मैकेनिकल एनर्जी से। तो रोड को रोटेट कराया जाता है मैकेनिकल एनर्जी से, जिसे हम एक्सल बोल रहे हैं। उसी के ऊपर कॉइल होती है, वो भी घूमती है, और उसी एक्सल पे आगे 2 रिंग लगी होती हैं, पीतल की, ब्रास की या कॉपर की। ठीक है, जिन्हें स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या? R1 और R2। ये एक ब्रश
एक कार्बन का ब्रश एक रिंग से कनेक्टेड होता है, दूसरा दूसरी रिंग से कनेक्टेड होता है। ये दोनों कार्बन के क्या है भाई, ब्रश हैं। ये दोनों कार्बन के क्या है, ब्रश हैं, जो रिंग को टच करते रहते हैं, रिंग को टच करते रहते हैं ताकि घूमती रहे, रिंग घूमती रहे। ऐसे होता है, रिंग है, रिंग घूमेगी, ब्रश टच करते रहेंगे, रिंग घूमती रहे, कोई फर्क नहीं है, ब्रश उसको टच करते रहेंगे। तो ब्रश ना टच किए रहेंगे तो रिंग कैसे भी घूम जाए, ऐसे ब्रश लगे हैं तो रिंग ऐसे घूम भी जाएगी, तो ब्रश उसको टच करे रहेंगे। पीछे स्प्रिंग होती है उसके, और इन्हीं ब्रश से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, और इसके बीच में एक हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। आउटपुट में आपको जो मिलता है, वो आउटपुट में आपको एसी आउटपुट मिलता है, एसी वोल्टेज मिलता है, एसी करंट मिलता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा, अल्टरनेटिंग क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, क्या थी ये, कंस्ट्रक्शन थी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है एसी जनरेटर जो बेस्ड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई। तो एसी जनरेटर जो है वो बेस्ड है ईएमआई पे, प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। तो एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, ठीक है। तो ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो हम सिर्फ ईएमआई भी लिख सकते हैं लेकिन हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ईएमआई फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ ही होता है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट ईएमआई, और हम ईएमआई को एक्सप्लेन कर देंगे, फैराडे का फर्स्ट लॉ भी और फैराडे का सेकंड लॉ भी। फैराडे का फर्स्ट लॉ के हिसाब से ईएमआई मतलब दोनों चीज, जब भी ईएमआई का मतलब आ जाए, ईएमआई आ गया मतलब फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट ईएमआई। और ईएमआई क्या कहता है बेटा, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, तो कॉइल में ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ जब तक रहेगा जब तक कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता रहे, चेंज करता रहे। अब क्योंकि हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने की वजह से कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर है उनके बीच में लगातार क्या बदलता रहेगा, उनके बीच में लगातार एंगल बदलता रहेगा। मान लो ये कॉइल है, तो ये कॉइल का ये तो एरिया वेक्टर हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, तो कॉइल को अगर मैं रोटेट कर रहा हूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर बाद कॉइल ऐसी हो जाएगी, एरिया वेक्टर नीचे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। अब एंगल कितना हो जाएगा, अब जो थीटा है वो 90 हो गया। तो हर समय बदलता रहेगा, हर समय बदलता रहेगा। कॉइल फिर ऐसे हो गई, तो ये आ गया भाई, ये एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये एंगल हो गया थीटा। तो कॉइल रोटेट करती रहेगी, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या चेंज हो रहा है बेटा, एंगल चेंज हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि जो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जो बेस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि जब भी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा, तो कॉइल में ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ जब तक रहेगा जब तक कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। और फैराडे का सेकंड लॉ भी इसी में जोड़ेंगे, and the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। जो induced EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या कह दो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। वैसे टाइम रेट की बात आती है यहाँ पे, तो हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी सीधा भी बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे
तो इसका प्रिंसिपल फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ पे बेस्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे सिंपली पूछे कि भाई एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो होता क्या है, तो एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या है भाई, कि किसी भी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से लिंक्ड है वो अगर क्या करेगा, चेंज करेगा, तो कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये प्रिंसिपल आ गया। अगली चीज आती है बेटा, अगला आता है वर्किंग एंड थ्योरी। तो वर्किंग और थ्योरी के लिए समझते हैं, तो वर्किंग थ्योरी हम थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को। वर्किंग, तो वर्किंग के लिए अगर हम समझे तो देखो कैसे वर्क करते हैं, कैसे वर्क करेगा वो आपको समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, मान लो अभी कॉइल ऐसे है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही एरिया वेक्टर है। तो मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं ली, समझाने के लिए थोड़ा सर्कुलर कॉइल ले ली है, सर्कुलर कॉइल ले ली बेटा। ये एन नंबर ऑफ टर्न्स की है, तो मैंने कई नंबर ऑफ टर्न्स की ले ली। ये है सर्कुलर ले ली कॉइल, कोई फर्क नहीं पड़ता रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो। ठीक है, तो अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर कॉइल को, किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे हैं। किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा सॉरी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो आपको पता है थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, तो उसका एरिया वेक्टर तो इधर ही चला गया। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो कॉइल का प्लेन होगा, जो कॉइल का प्लेन है, प्लेन के हमेशा एरिया वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले एंगल देखो कितना था, पहले यहाँ एंगल जो है कितना है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0। यहाँ एक जनरल एंगल आ गया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अभी घूम ही रही है, किस एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल घूम रही है। तो हमने एक चीज देखी है, कॉइल ऐसे आ गई, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच में एंगल जो आ जाएगा, ये आगे थीटा कितना हो जाएगा, अब थीटा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा जो है वो चेंज कर रहा है। यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, आप वैसे भी समझ सकते हो कि थीटा अपॉन में टाइम जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है। तो थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। वैसे इंडिया में तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 314 रेडियन पर सेकंड रखी जाती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जिसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी न्यू बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखी जाती है इंडिया में 314 रेडियन पर सेकंड, और वैसे फ्रीक्वेंसी वो होती है 50 हर्ट्ज। कई कंट्री में फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज रखी जाती है। क्या रखी जाती है, 60 हर्ट्ज। पर इंडिया में तो 50 हर्ट्ज की रखी जाती है, तो उसी की बात करते हैं। यानी 314 रेडियन पर सेकंड ऑलवेज कांस्टेंट रखी जाती है। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है। टाइम क्या करता है, टाइम अगर चेंज करेगा तो टाइम अगर चेंज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगल भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, फ्लक्स पढ़ा था हमने। तो फ्लक्स देखो क्या होता है, जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो देखो ये जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, ये दोनों थी जो परमानेंट मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4 टेस्ला हो सकता है, 3, 4 टेस्ला हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो कितना है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक समान मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा।
ठीक ठीक है, थ्रू आउट द स्पेस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये जिस स्पेस के अंदर क्या रखी हुई है, ये कॉइल रखी हुई है, उस स्पेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। और कॉइल का अपना एरिया होगा, ये जो हमारी कॉइल है, कॉइल का अपना एरिया होता है, तो कॉइल का अपना जो एरिया होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर तो आपको पता है, कॉइल का जो प्लेन होता है, कॉइल का जो प्लेन होता है, तो कॉइल के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एरिया ए है, तो एरिया जो कॉइल का होता है वो ए होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, कॉइल रेक्टेंगुलरली है। तो हमने देखा फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए होता है, लेकिन क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होती है बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा बी डॉट ए का कितने टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स होगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम हटा देते हैं तो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू डाल दो आप, थीटा कितना है हमारा, थीटा है ओमेगा टी, थीटा कितना है ओमेगा टी। तो आप खुद ही देखो, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। टाइम चेंज करेगा तो थीटा चेंज करेगा, तो कॉस थीटा चेंज करेगा तो फाई चेंज करेगा, यानी ये कॉस थीटा ही तो था। तो टाइम चेंज करेगा तो थीटा चेंज करेगा, यानी फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और कॉस थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम थीटा पे डिपेंड कर रहा है। टाइम बदला, थीटा बदला, कॉस थीटा बदला, तो फ्लक्स बदला, इस तरीके से है। तो थीटा हमने देखा ओमेगा टी होता है, तो अलग अलग टाइम पे फ्लक्स अलग अलग होगा, और आपको पता है टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ के हिसाब से। और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है, वर्किंग होती है, तो हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो वही हम सारी चीजें बताते हैं इसमें। तो वर्किंग में आप लैंग्वेज में बता दोगे, अपनी लैंग्वेज में बता दोगे कि जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट एक्सल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, वैसे क्लॉकवाइज ही किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपनी क्या चेंज करता रहता है, ओरिएंटेशन चेंज करता रहता है। तो एरिया वेक्टर की ओरिएंटेशन चेंज होती रहेगी, किसके किसके हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ओरिएंटेशन चेंज होती रहेगी। आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल का प्लेन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये एरिया है कॉइल का, और इसका एरिया वेक्टर ये है। तो जब मैं कॉइल को घुमाऊंगा तो देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ भाई, एरिया वेक्टर भी तो घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, तो एरिया वेक्टर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड उधर था, एरिया वेक्टर अभी इधर था, परपेंडिकुलर है, फिर ये हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर भी उधर, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर। इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता जाएगा, एरिया वेक्टर चेंज होता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल क्या करेगा, चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमने पढ़ा है कि अगर कॉइल का जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, चेंज करेगा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ वो क्या होगा, उसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस होगा। और इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये आप इसकी वर्किंग में लिख दोगे कि हम क्या करेंगे, हम एक्सल एक्सिस के अक्रॉस, एक्सिस पे
क्या कर रहे हैं, एक्सिस या कह लो एक्सिस और कॉइल को कलेक्टिवली हम आर्मेचर बोलते हैं। तो हम आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो हम आर्मेचर को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा से। आर्मेचर में आपका कॉइल भी आ गया और क्या आ गया, एक्सल भी आ गया, ठीक है। क्लॉकवाइज ही इस समय रोटेट कर रहे हैं, चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। तो जब हम रोटेट करते हैं तो एक्सल के ऊपर ही क्या होता है, हमारा कॉइल का एरिया होता है, तो कॉइल का एरिया भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो एंगल बदलता रहता है। तो ओरिएंटेशन जो एरिया वेक्टर की है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहेगी। तो ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज होती रहेगी किसकी, एरिया वेक्टर की, यानी एंगल चेंज होता रहेगा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज करेगा कॉइल के आसपास। तो कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, और कॉइल में से पास होने वाला, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं किसके थ्रू, कॉइल के थ्रू, वो क्या करेंगी, चेंज करेंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखते हैं थ्योरी भी देख लेते हैं। तो थ्योरी तो आप लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, वर्किंग भी थोड़ा, थ्योरी वर्किंग लगभग एक ही चीज है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन की मैं बात बता देता हूँ, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना करंट इंड्यूस होगा, कितनी पावर इंड्यूस होगी, वो बता देते हैं। तो हम देख लेते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लो ये कोई आपकी कॉइल थी, ये कॉइल की कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, एन नंबर ऑफ टर्न्स थी। या मैंने सर्कुलर ले लिया डेरिवेशन समझाने के लिए। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गई एन। इसका एरिया वेक्टर ये रहा, ये इसका एरिया वेक्टर है एन कैप, ये इसका एरिया वेक्टर है एन कैप, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमारा थीटा है। कितना एंगल हमारा, थीटा है। इस कॉइल को ही तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस कॉइल को ही हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड होता है, और हम इसको बोलते हैं 2 पाई इंटू में 1 बाय टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये वैसी फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज या पर सेकंड में मेजर करते हैं, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये है, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें एक चीज पता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, थीटा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल होता है किसके बीच में, ये एंगल होता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम ही क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो कितना हो जाएगा, थीटा किसके बराबर हो जाता है, ओमेगा टी के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, ओमेगा टी के बराबर हो जाता है। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल या टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कितना हो जाएगा। तो देखो एक सिंगल टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे जहां पे कॉइल रखी हुई है, ये जो स्पेस है जहां पे आपकी क्या रखी हुई है, कॉइल रखी हुई है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डॉट कॉइल का जो एरिया, एक सिंगल टर्न का जो एरिया वो कितना है, ए है, तो बी डॉट ए है आपका फ्लक्स है। तो ये आपका फ्लक्स हो गया। इस फ्लक्स को हम फाई डैश बोल दे, तो मैंने फाई 1 बोल दो या फाई डैश बोल दो, फाई डैश बोल दिया। लेकिन टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, अगर 10 टर्न होगी तो 10 टाइम्स हो जाएगा इसका, 20 टर्न है तो 20 टाइम्स, एन टर्न है तो कितने टाइम्स, एन टाइम्स।
तो दोनों तरफ से n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एक सिंगल टर्न का जो फ्लक्स है फाई डैश क्या है? फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी डॉट ए। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है। कितना हो जाएगा? अगर हम देखें डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे। तो थीटा की आप वैल्यू डाल दो, थीटा कितना है हमारा? ओमेगा टी है। कितना है हमारा? ओमेगा टी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो लिंक होता है किससे? कॉइल से। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे फ्लक्स जो होगा वो कुछ होगा, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग होगा। इसका मतलब टाइम वेरी करेगा, चेंज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा? चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा जो कॉइल से एसोसिएटेड या लिंक्ड है, तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कॉइल में करंट भी इंड्यूस होगा और पावर भी इंड्यूस होगी। ठीक है। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या हो जाएगा बेटा? जो इंड्यूस ईएमएफ होता है हम लिख देंगे, ये तो हमें पता है, फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कलेक्टिवली क्या बोल देंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई। और वही प्रिंसिपल है किसका? एसी जनरेटर का। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट ईएमआई। तो हमने देखा जो प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का वो क्या है? वो ईएमआई पे बेस है। और ईएमआई क्या है? फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ है। अभी हमने उसमें लेंज लॉ नहीं लिया है, वो लेंज लॉ सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से लेंज लॉ है। और इंड्यूस ईएमएफ इस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करे? अपोज करे। अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, करंट भी इंड्यूस होता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो ईएमएफ तो इंड्यूस होता है पर करंट इंड्यूस नहीं होता। कितना हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं। ई जो स्मॉल ई होता है ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। और माइनस तो हमें पता ही है कि लेंज लॉ के हिसाब से है कि इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। क्या होता है? डी फाई बाई डी टी होता है। तो डी फाई बाई डी टी है, ले लेते हैं बेटा, इसके हिसाब से देखते हैं। तो डी फाई बाई डी टी है, इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ क्या हो गया हमारा? फाई हो गया। फाई की वैल्यू डालते हैं। ये रहा हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, ये रहा फ्लक्स है, फ्लक्स यहाँ डाल देते हैं। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए और कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी ये आ गया। आपको पता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, तो माइनस तो बाहर ही रखो, वो तो पोलैरिटी बता रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की कांस्टेंट रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल का क्या, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी हुई है वो भी कांस्टेंट है। कॉइल का एरिया भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी कांस्टेंट नहीं होगा। तो डी बाई डी टी, और ये होगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी आपको पता ही, ओमेगा टी थीटा ही है बेटा। नहीं, थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। थीटा किसके बराबर है? ओमेगा टी के बराबर है। तो कॉस ओमेगा टी, तो टाइम बदलेगा तो थीटा बदलेगा।
तो कॉस थीटा बदलेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाता है। कितना आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, बढ़ेगा और घटेगा, क्योंकि साइन के फंक्शन के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ भी अगर हम देखेंगे तो इस वैल्यू को, ये मैक्सिमम ईएमएफ होता है। तो एक होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ को, वैसे ईएमएफ को तो ई से लिखते हैं, ई से डिनोट करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और मैक्सिमम जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, यानी ई नोट जो होता है, क्या होता है, ई नोट जो होता है वो होता है हमारा, ये होता है, ये जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो। आपको पता है साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डाल दूं, 1 डाल दूं, तो ये मैक्सिमम हो जाता है ईएमएफ भी, और इसको ई नोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी ई नोट बोलते हैं। तो ये ई नोट ये होता है आपका, तो ई नोट आपका होता है एन बी ए ओमेगा ये, और वैसे ई होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और वो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एन बी ए ओमेगा आपका ई नोट होता है, इसे बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई नोट होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ये होता है आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो इतना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, आप चाहो तो देख सकते हो इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे होगा, साइन के फंक्शन में है, तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा, ठीक है, पोलैरिटी अलग अलग होती रहेगी हमेशा। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ईएमएफ की, ई नोट, यहाँ पे भी मैक्सिमम है ई नोट, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, यानी प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। ये भी क्या है, ई नोट पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है, और ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, वोल्टेज के आगे माइनस आ जाता है, इसका मतलब पोलैरिटी अपोजिट है, क्या है, पोलैरिटी अपोजिट है, तो पोलैरिटी अपोजिट होती है। तो कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा, एसी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी एसी वोल्टेज इंड्यूस होगी, एसी वोल्टेज क्या होगी, इंड्यूस होगी। करंट भी एसी करंट ही इंड्यूस होगा, अगर करंट की बात करें तो करंट में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट ही इंड्यूस होता है, कैसा करंट इंड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये जो आर है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। तो आर आपका होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो आर आपका है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर, ये इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होता है। कितना हो जाएगा इंड्यूस करंट, अगर आप देखो तो ई की वैल्यू डाल देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। ई नोट बाय आर जो होता है ये आई नोट होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नोट होता है। तो करंट भी आपका क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। कैसा करंट इंड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। पावर कितनी इंड्यूस होगी, पावर भी देख लेते हैं, पावर कितनी इंड्यूस होगी। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर जो होता है, पावर जो इंड्यूस होगी, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज मतलब ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ इंटू इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ इंटू में इंड्यूस करंट, वैल्यू डाल देते हैं तो पावर के लिए वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो है ई नोट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू डाल दी हमने, और आई कितना है, आई जो है वो देखो कितना है, वो है आई नोट
साइन ओमेगा टी, यही है। तो कितना आ जाएगा ये? तो पावर जो इंड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक पावर जो इंड्यूस होगी ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इतनी पावर क्या होगी? इंड्यूस होगी। इतनी पावर आपकी क्या हो गई? इंड्यूस होगी। तो ये एसी जनरेटर का क्या था? प्रिंसिपल था, वर्किंग था, थ्योरी थी। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ज्यादा आता है इसका, आपको आना चाहिए ढंग से। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, अगली चीज देखते हैं हम। ये आ गया सबको समझ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। दूसरा हमारा है बेटा, एक इंडक्टर कॉइल होती है। एक इंडक्टर कॉइल है, तो इंडक्टर कॉइल में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है। इंडक्टर कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल। देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है, जबकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड होती है। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, और हम एनर्जी डेंसिटी भी निकाल लेंगे यहीं पे। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल में कितनी एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी, वो देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल देख लेते हैं। देखो, ये हमारी कॉइल है, कैसी कॉइल है भाई? ये हमारी इंडक्टर कॉइल है, तो ये हमारी इंडक्टर कॉइल है, तो ये हमारी इंडक्टर कॉइल है। और इंडक्टर कॉइल में अभी करंट तो है नहीं, मान लो करंट जीरो है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। तो इसके अंदर एनर्जी जो होगी, एनर्जी स्टोर्ड जो होती है, एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड भी जीरो होगी, क्योंकि इंडक्टर में अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो एनर्जी भी जीरो होगी। लेकिन मान लो हम इसमें सोर्स ले लेते हैं कोई। अब देखो, एसी या डीसी कोई भी सोर्स ले लो, तो मान लो एसी सोर्स ही मैंने ले लिया, कंसीडर कर लिया मैंने एसी सोर्स, तो यहाँ मैंने एसी सोर्स कंसीडर कर लिया, ये एसी सोर्स है। तो आपको एक चीज पता है, आपको पता है कि सर्किट के अंदर जो करंट होता है, मान लो सर्किट के अंदर इस समय जो करंट चला है, मान लो थोड़ी देर बाद करंट चला है, वो 4 एम्पियर चल रहा है। तो अगर यहाँ मान लो की लगी होती, ये की लगी होती, तो अगर की ओपन होती तो अभी कितने एम्पियर करंट होता? 0 एम्पियर। लेकिन जैसे ही मैं की क्या कर दूंगा, जैसे ही मैं की ऑन कर दूंगा, तो करंट एकदम से क्या 4 एम्पियर हो जाएगा विद इन ए सेकेंड? ठीक है, विद इन ए सेकेंड तो होता है, पर एकदम से नहीं हो जाएगा। मान लिया, ठीक है, बहुत कम समय लगते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगते हैं, सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा लगता है। और मान लो 0.2 सेकंड लगे, तो 0.2 सेकंड भी तो टाइम है, इतना तो लगा करंट को क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए। करंट 0 एम्पियर से बढ़ेगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, 3 एम्पियर से 4 एम्पियर। मान लिया टाइम बहुत छोटा होता है, रियल में तो टाइम बहुत छोटा होता है प्रैक्टिकली, लेकिन इमेजिन करो कि अगर ये टाइम बड़ा होता, मान लो 40 सेकंड लगते करंट को ग्रो करने में, तो 40 सेकंड लगते, तो 10 सेकंड में 1 एम्पियर बढ़ता, हर 10 सेकंड में 1 एम्पियर बढ़ता, मान लो हर 10 सेकंड में 1 एम्पियर का बढ़ रहा है, तो 0 से 1 एम्पियर होने में 10 सेकंड लग गए।
फिर 1 एम्पियर से 2 एम्पियर होने में फिर 10 सेकंड लगे, फिर 2 एम्पियर से 3 एम्पियर होने में फिर 10 सेकंड, 3 से 4 फिर 10 सेकंड। समय तो लगा ना भाई, एकदम से ग्रो नहीं हुआ। तो 0 से 4 एम्पियर तक करंट ने ग्रो किया है। तो करंट ग्रो करने का मतलब क्या है? करंट इंक्रीज हुआ है। करंट क्या हुआ है? इंक्रीज। इंडक्टर कॉइल क्या करेगा? करंट को इंक्रीज होने देगा अपने आप। तो क्या उसका अपोज नहीं करेगा? बिल्कुल। तो जो इंडक्टर होता है वो करंट के इंक्रीज और डिक्रीज का अपोज करता है, यानी करंट की ग्रोथ का अपोज करेगा। करंट की ग्रोथ का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो करंट 0 से 4 एम्पियर में बढ़ना चाहता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। और इस चीज के लिए मान लो 40 सेकंड लग रहे हैं, हालांकि 40 नहीं लगते, लगता तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही है, 1.1 सेकंड या 0.2 सेकंड, लेकिन मैंने 40 सेकंड इमेजिन कर लिए। तो मान लिया जब मैंने की ऑन की तो 40 सेकंड तक करंट बढ़ा, और बढ़ते 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 0 से 4 सेकंड तक 4 एम्पियर तक हो गया। उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया, 4 एम्पियर ही चलता रहा। उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया, 4 एम्पियर हो गया। तो स्टडी स्टेट अचीव होने में एक समय आया ना, स्टडी स्टेट अचीव होने में एक समय आया, ठीक है। चाहे आप डीसी भी ले सकते थे यार, कोई जरूरी नहीं आप एसी सोर्स ही ले लो, डीसी भी ले सकते थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो करंट जो है 4 एम्पियर फिर बाद में कांस्टेंट रहेगा। तो 4 एम्पियर तक तो करंट बढ़ा है ना, तो जितनी देर के लिए करंट बढ़ा है उतनी देर तक तो कॉइल ने क्या किया है? अपोज किया है ना। यानी 40 सेकंड तक तो कॉइल ने क्या हुआ है? करंट की ग्रोथ का क्या किया है? अपोज किया है। तो अगर 40 सेकंड तक कॉइल ने करंट की ग्रोथ का अपोज किया, मान लो एसी नहीं होता है, डीसी सोर्स होता, एसी में तो हमेशा अपोज करता रहेगा। मान लो डीसी होता तो की अगर ओपन होती तो करंट 0 होता, की जैसे क्लोज कर दी तो करंट ग्लो कर रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और हर 10 सेकंड में 1 एम्पियर ग्रो कर रहा है। और करंट को 4 एम्पियर होना है सर्किट में। कितना होना है? 4 एम्पियर होना है। तो करंट को मान लो 4 एम्पियर होना है, तब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यानी करंट कांस्टेंट हो जाएगा किसमें? सर्किट में। और स्टेडी स्टेट आने में समय कितना लगा? 40 सेकंड। 40 सेकंड तक तो करंट ग्रो किया है ना। 40 सेकंड तक जो करंट ग्रो किया है, हालांकि इतना समय नहीं लगता, मैंने पहले ही बताया, करंट ये टाइम होता है बहुत कम ही होता है, 0.2 सेकंड या 0.1 सेकंड। पर थोड़ा इमेजिन करके मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। भाई 40 सेकंड तक तो करंट ने ग्रो किया है ना, तो इस 40 सेकंड तक इंडक्टर कॉइल ने क्या किया है? अपोज किया है। किसका अपोज किया है? करंट की ग्रोथ का अपोज किया है। तो करंट की ग्रोथ का अपोज किया है तो सोर्स को किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? आपको पता है कि कॉइल में 40 सेकंड तक करंट इंक्रीज किया है, तो कॉइल के अंदर 40 सेकंड तक क्या इंड्यूस हुआ होगा? बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। क्या हुआ होगा? इंड्यूस ईएमएफ हुआ होगा ना, जिसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ होगा, करंट 0 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 40 सेकंड तक बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट होगा, स्टेडी स्टेट अचीव करेगा। तो 40 सेकंड तक करंट इंक्रीज कर रहा है, तो 40 सेकंड तक अगर कॉइल में करंट इंक्रीज कर रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ जो होगा वो करंट की ग्रोथ का अपोज करेगा, वो करंट की ग्रोथ का अपोज करेगा। तो बैटरी को इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए, करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए। यही है, ताकि सर्किट में करंट मेंटेन हो जाए 40 सेकंड में, उतनी देर तक वर्क डन करना पड़ेगा सोर्स को। क्या? उतनी देर तक वर्क डन करना पड़ेगा सोर्स को करंट को सर्किट में क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए।
तो अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, हालांकि ये 40 सेकंड नहीं होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। मान लो 0.1 सेकंड ही लगे ग्रो करने में या 0.2 सेकंड ही लगे ग्रो करने में, तो इसको तो 0 एम्पियर ही बोल देते हैं, इसको मान लो आई एम्पियर बोल दिया। तो बीच में तो कोई भी करंट हो सकता है, बीच वाले करंट को हम क्या बोल देंगे, यानी 0 से आई करंट तक एम्पियर वो ग्रो करना है, तो बीच में जो है करंट को हम आई डैश बोल दें। क्या बोल दें? आई डैश बोल दे रहे हैं। यानी 0 एम्पियर से आई डैश और आई डैश से फिर आई। आई स्टेडी स्टेट है। आई क्या है? स्टेडी स्टेट है। तो बहुत आसान होता है, यानी सोर्स ने करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन किया है अगेंस्ट बैक ईएमएफ, वही वर्क डन इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया? स्टोर हो गया। किसके रूप में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया? स्टोर हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं कितना आ जाएगा बेटा। तो हम देखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ को ही हम यहाँ पे, जो सेल्फ इंडक्टर की बात हो रही है, सेल्फ इंडक्टर, इंड्यूस ईएमएफ को ही हम बोलते हैं बैक ईएमएफ बोलते हैं। और सेल्फ इंडक्टर में अगर मैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना ले लूं? एल ले लूं। एल क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको पता है जो फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर बिल्कुल होगा। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। पढ़ा है हमने, पढ़ा है। जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम, करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, इक्वालिटी लगा लेंगे, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे एल। एल है आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इंडक्टर कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर कॉइल, वो कितना होता है? एल आई। क्या कितना होता है? एल आई, इतना होता है। तो हमें पता है बेटा, जब की ओपन थी, जब की ओपन थी तो करंट जीरो था, की मैंने क्लोज की तो मान लो 0.2 सेकंड में करंट 4 एम्पियर हो गया, जिसे हम आई बोल रहे हैं, और फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज करना उसने बंद कर दिया, यानी स्टेडी स्टेट अचीव कर ली, कांस्टेंट हो गया, स्टेडी स्टेट अचीव कर ली है। तो 0.2 सेकंड तक तो करंट इंक्रीज किया है ना, तो 0.2 सेकंड तक ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ करंट के इंक्रीज को, ग्रोथ को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो सोर्स को करंट की ग्रोथ कराने के लिए 0.2 सेकंड तक वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट? बैक ईएमएफ के अगेंस्ट, इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट। और जो वर्क डन सोर्स को करना पड़ेगा बैक ईएमएफ के अगेंस्ट सर्किट में करंट ग्रो कराने के लिए, वही वर्क डन इंडक्टर कॉइल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें कितना हो जाएगा उस हिसाब से। इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है हम देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे तो इतना होगा नहीं, एक बार बताओ, ये तो मैक्सिमम हुआ ना। मान लो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे करंट कितना था? 2.3 एम्पियर था, अभी बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ा 2.3 एम्पियर हुआ, और उसके बाद 4 एम्पियर हो जाएगा, तब कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारा काम होगा 0.2 सेकंड में।
जितनी देर के लिए करंट इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसको तो जीरो ही बोलेंगे, इसको आई डैश बोल दूंगा, और इसको क्या बोल दूंगा, आई बोल दूं। इस समय जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है बेटा, वो तो इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। उस करंट को आई डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई डैश बोलेंगे। तो इस समय जो फ्लक्स होगा, इस समय जो फ्लक्स होगा वो भी कम होगा। फ्लक्स फ्लक्स आई तो मैक्सिमम करंट है, ठीक है, तो 5 फ्लक्स हो गया। तो इस समय कितना फ्लक्स होगा? इस समय जो फ्लक्स होगा 5 डैश होगा। वो कितना होगा? एल आई डैश। अरे कितना होगा? एल आई डैश। तो इस समय जो फ्लक्स होगा वो 5 नहीं होगा। 5 तो जब होगा जब ये 4 एम्पियर करंट हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, तब फ्लक्स जो हो जाएगा एल आई हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, तब वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तब वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। पर हम किसी भी टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। उस टाइम इंस्टेंट पे मान लो 0.1 सेकंड पे, 0.1 सेकंड पे या कोई और टाइम ले लो, तब करंट कितना था? 2.3 एम्पियर था। तो वो कांस्टेंट नहीं था, वो इंक्रीज कर रहा था, ग्रो कर रहा था, तब करंट कितना? आई डैश था, कांस्टेंट नहीं था। तो करंट आई डैश है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 5 डैश होगा। तो फ्लक्स जो 5 डैश होगा वो कितना होगा? एल आई डैश होगा। यही आ गया। तब मैग्नेटिक फील्ड भी बी नहीं होगा, बी डैश होगा। यही होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम देखें तो कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई होता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स इस समय फाई नहीं है, फाई डैश है, तो मैं इसे फाई डैश ले रहा हूँ। फाई नहीं लिया मैंने, क्या लिया है? फाई डैश लिया। तो फाई डैश है ये, ठीक है। यानी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करंट चेंज कर रहा है, 0.2 सेकंड के लिए करंट चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस छोटे से टाइम को हम डीटी टाइम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डीटी टाइम बोल रहे हैं। बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास। सर ये जो सोर्स है वो डीसी होगा कि एसी? बेटा दोनों में से कोई भी हो सकता है। डीसी में डीसी ले लो, डीसी में भी डीसी से भी ड्राइव कर सकते हो, एसी से भी ड्राइव कर सकते हो। बस डीसी में क्या होगा, जब एक बार करंट पूरा ग्रो कर जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद डीसी को दोबारा करंट को मेंटेन करने की फिर जरूरत नहीं है। तब इंडक्टर उसके लिए जो बिहेव करेगा वो कंडक्टर का बिहेव करेगा। लेकिन मान लो 0.2 सेकंड तक करंट इंक्रीज कर रहा है, 0 से 4 एम्पियर हो रहा है, तो 0.2 सेकंड तक तो ये इंडक्टर क्या कर रहा है? करंट की ग्रोथ का अपोज कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब करंट कांस्टेंट हो गया, तब वो उसकी ग्रोथ, तब तो वो कांस्टेंट ही हो गया। तब इंडक्टर जो है क्या नहीं कर रहा बेटा, फिर उसका अपोज नहीं करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो 0.2 सेकंड तक ही डीसी सोर्स क्या करेगा? वर्क डन करेगा। किसके अगेंस्ट? बैक ईएमएफ के अगेंस्ट, ताकि सर्किट में करंट को एस्टेब्लिश कर सके, मेंटेन कर सके। लेकिन अगर ये एसी सोर्स होगा तो भी इसको क्या करना पड़ेगा? तो भी इसको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा करंट को सर्किट में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो करंट को सर्किट में, हालांकि एसी हमेशा क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। तो एसी हमेशा वेरी कर रहा है, तो हर समय वेरी कर रहा है। लेकिन ऐसे मान के चलो कि 0 से मैक्सिमम हुआ, 0 से पीक वैल्यू हुई, और फिर पीक से फिर मिनिमम होगा, फिर अपोजिट होगा। तो 0 से मैक्सिमम होने के लिए तो तब भी उसको भी, एसी सोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो कोई भी सोर्स ले सकते हो, बस फर्क ये है कि जब करंट कांस्टेंट हो जाता है इंडक्टर कॉइल में, तो इंडक्टर कॉइल कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। उसके बाद एसी में वो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि एसी सोर्स में करंट कभी भी क्या नहीं होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। तो मैं इसमें एनर्जी तो दोनों में स्टोर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम किसी से भी समझाना चाहो तो समझा सकते हो। तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। फाई फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? फ्लक्स हमने लिया 5 डैश ले लिया। कितना ले लिया फ्लक्स? हमारा 5 डैश से हमारा फ्लक्स है।
तो फ्लक्स की वैल्यू डाल देते हैं, फ्लक्स की, तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा वो माइनस डी फाई डैश बाई डी टी हो जाएगा। डी फाई डैश जो है वो कितना है हमारा, एल आई डैश, तो कितना हो जाएगा माइनस एल डी आई डैश बाई डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। ये क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको हम बैक ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हमारा बैक ईएमएफ है। इसी को हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बेटा, बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये करंट की ग्रोथ का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये करंट की ग्रोथ का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो सोर्स को जो ईएमएफ लगानी पड़ेगी करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए, करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए सोर्स को जो ईएमएफ लगानी पड़ेगी वो बैक ईएमएफ के इक्वल और अपोजिट लगानी पड़ेगी। बैक ईएमएफ के इक्वल और अपोजिट लगानी पड़ेगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करना। तो देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स को क्या लगाना पड़ेगा, ईएमएफ लगाना पड़ेगा। वो बैक ईएमएफ के इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ेगा ताकि सर्किट में करंट क्या करे, मेंटेन रहे। सर्किट में करंट क्या रहे, मेंटेन हो, उसकी ग्रोथ हो जाए। सर्किट में करंट की ग्रोथ हो जाए और वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ सोर्स, ईएमएफ ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब पोलैरिटी में अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में तो ईएमएफ सोर्स का बैक ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए, और पोलैरिटी में सोर्स का जो ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ के अपोजिट पोलैरिटी में होना चाहिए, ताकि सर्किट में करंट क्या रहे, मेंटेन रहे, टू मेंटेन दी सर्किट इन दी करंट। ठीक है, यानी सोर्स को ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा बैक ईएमएफ के अगेंस्ट, ताकि सर्किट में करंट को ग्रो करा सके, सर्किट में करंट को मेंटेन कर सके। और सोर्स को बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो ईएमएफ ऑफ सोर्स हम क्या बोलते हैं, ई ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं। तो हम ई बोल देते हैं। वो कितना हो जाएगा, माइनस स्मॉल ई, वैल्यू डाल देते हैं बेटा इसकी। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एल डी आई डैश बाई डी टी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ईएमएफ आ गई, किसकी ईएमएफ आ गई भाई, सोर्स की ईएमएफ आ गई। इतनी ईएमएफ उसे अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी ईएमएफ उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे। तो वर्क डन करना पड़ेगा, सोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बाय सोर्स अगेंस्ट बैक ईएमएफ, वर्क डन बाय सोर्स अगेंस्ट बैक ईएमएफ। तो सोर्स जो वर्क डन करेगा बैक ईएमएफ के अगेंस्ट,
वो कितना आएगा, तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं, वर्क डन हम निकाल सकते हैं। तो अगर वर्क डन हम देखें तो देखो आपने पढ़ रखा है जो पावर होती है, पावर इलेक्ट्रिक पावर होती है, वो होती है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो जो पावर होती है, कौन सी पावर बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अरे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल dt ही लगा है करंट को ग्रो करने में, तो बहुत थोड़ा सा ही वर्क डन उस समय करना पड़ेगा। कितना? dw। किसी भी टाइम इंस्टेंट, हमने बहुत छोटा टाइम इंटरवल ही लिया था। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? हर समय पावर तो अलग अलग लगेगी ना, हर समय पावर अलग अलग लगेगी क्योंकि करंट तो वैरी कर रहा है। तो वर्क डन अपॉन टाइम ये एवरेज पावर होती है। हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो होता है dw बाई dt। क्या होता है? dw बाय dt। ये आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है, ये इलेक्ट्रिक पावर है। तो स्मॉल वर्क डन बाय सोर्स अगेंस्ट बैक ईएमएफ, स्मॉल वर्क डन बाय सोर्स अगेंस्ट बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा? तो dw बाई dt जो है वो क्या है? आपकी पावर है। क्या है? पावर है। और पावर अगर हम देखें, पावर अगर हम देखें तो इस समय तो करंट क्या कितना था सर्किट में? आई थोड़ी नहीं था, आई डैश है ना। कितना है? आई डैश है। बढ़ ही रहा है ना अभी तो, वो तो बढ़ रहा है। जीरो से बड़ा आई डैश हुआ, आई डैश से बढ़ के क्या होगा? आई होगा। हम तो किसी भी टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हमने कितना ले लिया है? आई ले लिया। कितना ले लिया? आई ले लिया। तो पावर जो होती है वो कितनी होती है? आप खुद ही बताओ, पावर जो होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है ईएमएफ इंटू करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो होती है ईएमएफ इंटू करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर है ईएमएफ इंटू करंट, तो हो जाएगा ईएमएफ इंटू में करंट आई डैश, इंटू में करंट आई डैश। कितना हो जाएगा? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ई आई डैश डी टी, ई आई डैश डी टी। तो ई आई डैश डी टी हो गया। ई की वैल्यू डाल दें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा ई आई डैश डी टी। ई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू ये आई हुई है। ई की वैल्यू डालो, ईएमएफ कितना आया हुआ है? ईएमएफ कितना है बेटा? एल डी आई बाय डी टी, एल डी आई डैश बाय डी टी। तो आप खुद ही देखो मैंने किसकी वैल्यू डाली? मैंने ई की वैल्यू डाली। ये रही ई की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी है? यहाँ ई की वैल्यू डालेंगे, कितनी आ जाएगी ई की वैल्यू? एल डी आई डैश बाय डी टी, डी आई डैश बाय डी टी। यही है। कितना हो जाएगा? dt से क्या कैंसिल हो जाएगा? dt से dt कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dw इक्वल टू कितना हो जाएगा? l i डैश di। ये आ गया। टोटल वर्क डन बाय द सोर्स अगेंस्ट बैक ईएमएफ कितना होगा? इसे स्मॉल वर्क डन था। क्या था ये? स्मॉल वर्क डन बाय सोर्स अगेंस्ट बैक ईएमएफ। तो टोटल वर्क डन, total work done by a source against back EMF to maintain the current कितना हो जाएगा? हम इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। करंट कहां से कहां तक ग्रो कर रहा है भाई? जीरो से आई कर रहा है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो अभी इंटीग्रेट यहाँ पे लिख लेते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना है? एल आई डैश डी आई डैश, यही है। इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो? जीरो से टी तक। कहां से कहां तक कर रहे हो? जीरो से टी तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। यही है। कितना हो जाएगा? तो डब्ल्यू इक्वल टू बेटा क्या चीज कांस्टेंट है? एल कांस्टेंट है तो एल बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन आई डैश डी आई डैश, जीरो से क्या? आई करो इंटीग्रेट, ये लिमिट है। तो कितना हो जाएगा? आपको पता है लिमिट के बिना इंटीग्रेट करोगे, आई डैश का डी आई डैश के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा?
पावर एक ज्यादा, नई पावर से डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा, आई डैश स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और लिमिट लगाएंगे भाई, लिमिट क्या है, अपर लिमिट आई है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो अपर लिमिट आई है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा आपका एल, वैल्यू डालते हैं बेटा, इसमें वैल्यू डालते हैं, कितना हो जाएगा ये, आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, आई डैश में वैल्यू डाल दी मैंने। तो 0 स्क्वायर बाई 2 जो है वो ये 0 ही होता है, ये पूरा 0 ही है, और ये आई स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा, वर्क डन आपका आ जाएगा कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। और जो वर्क डन किया है, जो वर्क डन किया है किसने, सोर्स ने, यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सोर्स को सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो वर्क डन के बराबर हो गई, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई भी लिखते हैं वर्क डन के बराबर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यू। तो यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। वैल्यू डाल दो डब्ल्यू की, कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एल जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, आई क्या होता है, करंट होता है। आई कौन सा करंट, करंट ग्रो करते 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 फिर एक क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में आ जाएगा, आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, इसके अंदर कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। इतनी एनर्जी इंडक्टर कॉइल के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। ये आया बेटा समझ आप लोगों को, बेटा आया समझ सबको, आ गया, हेलो, यस सर। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा बाकी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का लंबा टॉपिक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आप लोग, ठीक है। क्लास बेटा एंड कर दे रहा हूँ फिर।